जी डियर टीम, तो कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के हवाले से भी और डिस्ट्रीब्यूटर की फिजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आज का जो टॉपिक है वो है आरओआई। तो यकीनी तौर पे आपने आरओआई के बारे में सुना होगा, तो आज हम आरओआई के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो आरओआई की सबसे पहले मैं फुल फॉर्म आपको बता दूं। आरओआई की फुल फॉर्म होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या चीज होती है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर ने जो इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस में की हुई है उसके ऊपर उनको क्या रिटर्न मिल रहा है और उसकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है, और वो कितना जो आरओआई होती है वो एक मुनासिब आरओआई तस्वुर की जाती है। तो ये सारी चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी आपको 2-3 दफा आरओआई मुख्तलिफ जगहों पे बनाने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो जब आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए जाते हैं, तो जब भी किसी प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे तो वो आपसे पहला सवाल ये करेंगे कि मेरी आरओआई क्या बनेगी। तो आप उनकी आरओआई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि सबसे पहले जिस टाउन की आप डिस्ट्रीब्यूशन देने लगे हैं वहां से जो भी सेल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरे साल में। अच्छा, आरओआई जनरली जो है ना बनाना मंथली बेसिस पे भी बनाई जा सकती है, लेकिन अगर आप सही आरओआई बनाना चाहते हैं तो वो साल की बुनियाद पर बनती है। उसकी वजह ये होती है कि क्योंकि साल में सीजन ऑफ सीजन सारे ही टाइम्स आ रहे होते हैं, कोई भी कंपनी हो किसी भी जगह हो, तो सीजन ऑफ सीजन किसी कोई मंथ्स होते हैं जिसमें सेल्स ज्यादा होती हैं, कुछ मंथ्स होते हैं जिनमें सेल्स कम होती हैं। तो जब हम 12 मंथ्स ले लेते हैं तो इसमें सारी चीजें ही कवर हो जाती हैं, कम सेल्स वाले मंथ भी और ज्यादा सेल वाले भी। तो जब आप अगर किसी टाउन में किसी डिस्ट्रीब्यूटर को अपनी डिस्ट्रीब्यूशन देने लगे, तो सबसे पहली चीज ये है कि आपने ये अज्यूम कर लेना है कि पूरे साल में इस टाउन में सेल कितनी होगी, और फिर उस सेल पे जो भी कमीशन आप उनको दे रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, जो कि अभी मैं आपको फॉर्मेट के ऊपर पूरी वर्किंग करके बताऊंगा, तो वो आप उसके मुताबिक कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर इस तरीके से आरओआई उनकी बन जाती है। तो एक केस तो ये होता है। दूसरा केस ये होता है कि ऑलरेडी एक डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ काम कर रहे हैं और वो आपको कहते हैं कि भाई आपके कारोबार में मुझे कुछ मुनाफा नहीं हो रहा, मुझे मेरी कोई आरओआई नहीं बन रही। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आप उनके साथ बैठ के आरओआई वर्कआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उनकी आरओआई क्यों नहीं बन रही। जनरली जब हम इस तरह से आरओआई किसी डिस्ट्रीब्यूटर की बना के देखते हैं, तो उसमें जो मेजर चीज निकल के आती है वो ये होती है कि बहुत से गैर जरूरी खर्चे हो रहे होते हैं। तो फिर जब उसके ऊपर बैठ के बात होती है, उनको कंट्रोल किया जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आ जाते हैं। और तीसरा वो मौका होता है आरओआई बनाने का जब आपका साल शुरू होने लगता है। तो जब आपका साल शुरू होने लगता है तो अगले साल की, क्योंकि पिछला साल गुजार लिया, तो उस पिछले साल में जितनी भी सेल्स हुई अब उसके ऊपर एक सर्टन जाहिर है आप बिजनेस बढ़ा रहे होंगे, अगले साल में आप ग्रोथ ले रहे होंगे। तो आपने जितनी भी ग्रोथ एज्यूम कर रहे हैं, फर्ज कर लें आप 25% कर रहे हैं, तो आप इस साल के बिजनेस में 25% जमा करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि अगले साल में आप कितनी सेल करेंगे। अब जाहिर है जब अगले सेल में आपका सेल ज्यादा करने का प्लान है तो उसके लिए खर्चे भी थोड़े ज्यादा होंगे। शायद कोई वैन्स बढ़ानी पड़े, शायद कोई मतलब जो है ना आपको कोई लोडर्स बढ़ाने पड़े, शायद आपको स्टॉक इन्वेंट्री बढ़ाने की जरूरत हो, शायद मार्केट में क्रेडिट बढ़ाने की जरूरत हो। तो इन सब चीजों के ऊपर जब प्रोफेशनली आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करने जाएंगे और साथ में आरओआई बना के लेके जाएंगे, तो आपकी बात बहुत ही लॉजिकल होगी और आप अच्छे अंदाज में अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर पाएंगे और उनको कन्विंस कर पाएंगे। तो अब हम चलते हैं सिस्टम की तरफ, और सिस्टम पे मैं आपको आरओआई का फॉर्मेट और सारी चीजें जो हैं वो समझाता हूँ। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो है आरओआई का एक बेसिक आरओआई का एक फॉर्मेट जो है ये आपके सामने शो हो रहा है। अच्छा, इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने डाली है ना, ये किसी भी कंपनी से मुतालिक नहीं है। जस्ट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इसमें कुछ फिगर्स डाल दिए हैं और इन फिगर्स के ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, अब आप देखिएगा कि अब पहला केस तो ये है कि हम एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर की अगर आरओआई बना रहे हैं जिसने पिछले पूरे साल भी हमारे साथ काम किया था और इस साल भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो उनकी हम अगले साल की आरओआई बनाएंगे। तो क्योंकि उनकी हमें सेल्स का पता है, फॉर एग्जांपल अगर वो 2.5 मिलियन हर महीने करते थे, तो इसका मतलब ये है कि 30 मिलियन की जो है पूरे साल में उन्होंने सेल की। इसके ऊपर हम फर्ज कर लीजिए अज्यूम कर रहे हैं कि अगले साल में ये 22% की ग्रोथ लेंगे, तो ग्रोथ की वजह से जो सेल्स एक्स्ट्रा आएंगी वो ये बनती हैं, और कुल मिला के ये सेल्स आपके पास जो है शो हो रही हैं, जो कि 36.6 मिलियन की हैं। अच्छा, अब इसके अंदर देखिए कि हमने जो जो अज्यूम किया वो ये है कि अगर इनको नेट कमीशन जो कंपनी है वो 8% दे रही है, तो उसके बेसिस पे हमने जो है एक इनकी जो है वैल्यू ले लिया है, जो कि ऑलमोस्ट कोई 2.9 मिलियन रुपीस जो है ना इनका कमीशन बनता है। अच्छा, तो ये पहला पार्ट तो हो गया इनकी कमीशन का और सेल्स की कैलकुलेशन का। अब ये अगला एक्सपेंस का पार्ट आ गया। अच्छा, अब अगर एक्सपेंस के आप पार्ट में देखेंगे तो इस साइड पे हमने सारे हेड्स लिए हुए हैं जो बेसिकली उनके खर्चे होंगे, और फिर उन खर्चों का हमने रेट लिया हुआ है, फिर क्वांटिटी ली हुई है, फिर अमाउंट ली हुई है, और फिर शेयर लिया हुआ है, और फिर रिमार्क्स लिए हुए हैं।
तो इसमें है क्या कि दो तरह के खर्चे हैं। अब अगर हम एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम कर रहे हैं जिनके पास मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जाहिर है जो भी उनके ऐसे खर्चे हैं जो कि जैसे गोदाम का खर्चा होता है, तो वो जाहिर है सारी कंपनियों में डिवाइड हो जाएगा। हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो उनका टोटल सेल्स है उसका 20% जो है ना, ये वाली कंपनी जिसकी हम आरओआई बना रहे हैं, इस कंपनी का शेयर है। तो अब आप ये देखना शुरू करें, जैसे वैन रेंट विद फ्यूल हमने लिया तो हमने कहा 45,000 रुपए एक गाड़ी का फ्यूल के साथ तकरीबन खर्चा बनता है, और एक गाड़ी हमारे लिए ये चला रहे हैं तो 45,000 रुपए इसका खर्चा बन जाता है। तो ये 45,000 शेयर इसलिए लिखा हुआ है कि ये डेडिकेटेड जो है रिसोर्स है हमारे लिए, हमारी ही सिर्फ सेल्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, फिर सेलमैन सैलरी आ गई, 25,000 रुपए है, तो यहाँ पे ये दो लिखा हुआ है, इसको भी एक कर देता हूँ। एक सेलमैन है तो ये 25,000 रुपए आ गया और ये भी डेडिकेटेड है। उसके बाद लोडर सैलरी, ये भी एक लोडर है जो प्योरली हमारे लिए काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इसकी भी इसलिए हमने पूरी सैलरी ले ली है। अच्छा, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजर आ गया। इसमें आप देखिए हमने इनकी 35,000 रुपीज सैलरी लिया और इसका शेयर हमने जो है वो 7,000 लिया। अब अगर आप यहाँ फॉर्मूले में देखेंगे ना, तो आपको नजर आएगा कि हमने इस अमाउंट का 20% लिया है, क्योंकि मैंने अभी ये बात की थी ना कि अगर उनके पास जो टोटल सेल वो महीने की करते हैं तमाम कंपनियों की मिला के, उस सेल में अगर इस वाली कंपनी का जिसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 20% शेयर है, तो हम 20% ही मैनेजर की सैलरी का अपने हिस्से में लेंगे। और आगे रिमार्क्स में मैंने शेयर इसीलिए लिखा हुआ है कि ये 5 कंपनियों का, क्योंकि जाहिर है ये डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजर जो है 5 कंपनियों का काम ही देख रहे होंगे। अच्छा, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस हैं, ये 5,000 हमने पूरे के पूरे लिए हैं क्योंकि ये हमने सिर्फ इस कंपनी के खर्चे के लिए डाले हैं। अच्छा, स्टोर कीपर सैलरी जो है वो 27,000 लिया और उसको भी हमने शेयर में डाला है कि एक ही स्टोर कीपर है, वो सभी कंपनियों का स्टॉक इशू करता होगा, रिटर्न लेता होगा, तो हमने उसका 20% उसकी सैलरी का ले लिया। इसी तरह अकाउंटेंट की सैलरी का भी हमने 20% लिया। फिर गोडाउन रेंट पे आते हैं तो 35,000 का हमने 20% ले लिया, वो 7,000 बना, ये भी शेयर आ गया। उसके बाद कैशियर सैलरी, ये हमने 22,000 लिया और उसका भी 20% ले लिया। फिर पियन सैलरी, स्वीपर सैलरी, इन सभी का हमने, और यूटिलिटी बिल्स, इसमें बिजली पानी गैस और कोई टेलीफोन वगैरह के जो बिल हैं वो शामिल होते हैं, तो ये हमने 10,000 अज्यूम किया और इसका भी 20% लिया, तो 2,000 हमारे हिस्से में आ गए। इसी तरह से इंटरटेनमेंट है, कोई चाय पानी वगैरह जो जाहिर है मतलब वो मंगाते होंगे, तो उसके लिए हमने 10,000 का खर्चा डाला और इसका भी 20% हमने अपने जो है ना एक्सपेंस में ले लिया। मार्केट पास ऑन, अब मार्केट पास ऑन क्या है कि अगर कुछ जगहों पे वो थोड़ा सस्ता स्टॉक बेचते हैं, कोई डिस्काउंट देते हैं, कोई होलसेलर को थोड़ा सस्ता देते हैं, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर उन्होंने 20,000 रुपए देते हैं तो हमने 20,000 ही अपने वाले, क्योंकि हमने शेयर लेना है कि हमारी सेल्स के लिए वो कितना खर्चा कर रहे हैं, तो हमने 20,000 ही लिया, तो ये 20,000 भी हमने टोटल यहाँ कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद आप देखिएगा ये स्टेशनरी है, स्टेशनरी हमने 12,000 की ली और इसका भी हमने 20% का शेयर ले लिया। सॉफ्टवेयर वगैरह, वो अगर कोई कंप्यूटराइज बिलिंग का यूज कर रहे हैं, विंडोज का टूनर और कंप्यूटर रिपेयर वगैरह, ये सब हमने 10,000 पर मंथ का एक्सपेंस लिया और इसका भी 20% हमने अपने हिस्से में ले लिया। इसी तरह से रिपेयरिंग मेंटेनेंस, कोई तोड़ फोड़ होती है, कोई मरम्मत होती है, तो उसका 5,000 और उसका भी हमने 20% ले लिया। तो ये जब हम सारों खर्चों को टोटल करते हैं तो ये यहाँ पे ये खर्चे का टोटल आ गया 1,57,800 रुपीज। और फिर हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि ऊपर जो हमने कैलकुलेशन ये देखें की हुई है ना सेल्स की, ये 12 महीने की सेल्स की कैलकुलेशन है ना, और 12 महीने का कमीशन लिया, तो इसीलिए जो खर्चे हमने महीने के लिए उसको भी हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल जो है ना 1.89 मिलियन रुपीज जो है वो 12 महीने का इनका एक्सपेंस बन जाएगा। तो यहां तक ये एक्सपेंस की बात मुकम्मल हो गई। अब आ जाते हैं हम तीसरा पोर्शन जो कि इन्वेस्टमेंट से मुतालिक है। इसमें क्या है कि अगर हम अज्यूम करते हैं कि वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है वो 0.8 मिलियन का स्टॉक रखते हैं, मार्केट क्रेडिट उनका 500,000 का है, क्लेम्स की वैल्यू हमने कोई अज्यूम नहीं की यहाँ पे, अगर कोई है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं किसी भी कंपनी का जिसका भी जो भी क्लेम्स है। और उसके बाद अदर्स, कोई और चीज जिसमें उनकी इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने जो गोडाउन लिया हुआ है उसका कोई एडवांस दिया हुआ है या इस तरह की कोई चीज है, कोई भी दूसरी और चीज, फर्ज कर लीजिए कि आपके बिजनेस के लिए उन्होंने टोटल ये 1.6 मिलियन रखे हुए हैं, तो 3 लाख फालतू ही पड़ा रहता है बैंक में ताकि स्टॉक का आना जाना जो है इससे मैनेज होता रहे। तो ये कुल हमने इनका इन्वेस्टमेंट ले ली, तो ये कोई 1.6 मिलियन की हमने 16 लाख रुपए की इनकी इन्वेस्टमेंट लिया। अच्छा, अब ये नीचे देखिए, नीचे क्या है कि इनकी जो टोटल इनका डिस्काउंट था, जो ऊपर वाला फिगर था ना ये 29 लाख रुपए वाला, ये 2.9 मिलियन वाला, ये हमारा इधर आ गया। ये देखें इधर ले आए हम इसको 2.9 मिलियन, और ये हम एक्सपेंस जो हमने कैलकुलेट किए थे उसको हम यहाँ ले आए। तो नेट प्रॉफिट हमने निकाल लिया। हमने क्या किया कि हमने माइनस कर लिया टोटल जो इनका कमीशन था उसमें से जो इनका खर्चा हो रहा है, B34 में से B35 हमने माइनस कर लिया, तो हमारे पास आ गया कि इनको 1 मिलियन
का ऑलमोस्ट जो है नेट प्रॉफिट होगा। अब हमने क्योंकि आरओआई निकालनी है, तो हम क्या करेंगे कि जो इनका प्रॉफिट है उसको हम डिवाइड कर लेंगे इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट पे। तो ये आप अगर यहां पे फॉर्मूला देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि B36 यानी नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट परसेंटेज, तो ये आ जाएगा 64.65% जो है इनका साल का मुनाफा बनेगा। और इसको अगर हम फिर 12 से डिवाइड कर लेंगे तो एवरेज मंथली जो इनकी आरओआई बन रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बन रहा है, वो 5.39% बन रहा है। अब ये क्योंकि एक सैंपल केस है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, आमतौर पे इतना मुनाफा डिस्ट्रीब्यूटर्स का बनता नहीं है। इसका अगर आप मुझसे स्टैंडर्ड पूछेंगे तो इसका स्टैंडर्ड कोई 2.5% यानी 2.5% का होता है कि अगर किसी कंपनी की 2.5% की आरओआई बन रही है तो ये एक मुनासिब आरओआई जो है तस्वुर की जाती है। तो 2.5%, 2.25-3% तक की आरओआई, 2.5 से फिर जो जो ऊपर जाती है तो उसको अच्छी जो है ना आरओआई कंसिडर किया जाता है। तो ये बेसिकली मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको सारा बताया है। इस तरीके से आप अपने किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की जो आरओआई है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और इन सब जब आप चीज़ों को ले लेंगे जो कि इसके अंदर लिखी हुई है, तो ये आप इस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको फिर दोबारा ऐड कर दूं कि ये जो मैंने आपसे आरओआई शेयर की है ना, ये बिल्कुल बेसिक लेवल की है, आपको बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, शुरू का सिखाने के लिए। अदरवाइज तो फिर ये काफी एडवांस होती जाती है, क्योंकि जब हम इसमें सेल्स टैक्स की सारी कैलकुलेशन, अब ये देखें मैं दूसरा फॉर्मेट आपको दिखा रहा हूं जिसमें यहाँ पे हमने सारी सेल्स टैक्स की और दूसरी कैलकुलेशन की हुई है। ठीक है, मल्टीपल चीजें इसके अंदर ली हुई है। इसी तरीके से यहाँ पे एक्सपेंस भी काफी ज्यादा डिटेल में और एक एक दिन के हिसाब से और डिफरेंट चीजें जो है ना वो हमने ली हुई है। तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की आरओआई होती है। अब मैं इसके ऊपर इसलिए बात नहीं कर रहा कि जनरली जब आपने आरओआई की कैलकुलेशन की करनी होती है तो मोटे मोटे खर्चे और उनके ऊपर बात की जाती है। फिर जब आप डिटेल के अंदर जाते हैं तो फिर आप एडवांस आरओआई की भी बात कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर अगर जरूरत महसूस होती है तो हम जरूर एडवांस आरओआई की भी बात करेंगे। अभी एटलीस्ट मैं ये समझता हूं कि अगर ये बेसिक लेवल की आरओआई को भी आप समझ लेते हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर से बात करने में, उनको कन्विंस करने में और प्रोफेशनल अंदाज में बिजनेस डील करने के बारे में ये आपके लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होगी। थैंक यू वेरी मच। जी, तो जैसा कि आपने देखा, ये अभी मैंने आपको सारा आरओआई का फॉर्मेट और उसकी पूरी डिटेल्स बनाई। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जैसे कि मैंने अभी ये आपको फॉर्मेट के दौरान भी बताया कि बेसिक लेवल की आरओआई की आज हमने बात की है, ताकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ही अगर मैं शुरू में आपको बताता तो वो मुश्किल हो जाना था, इसलिए आज हमने बेसिक लेवल की बात की है। जब फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर इंशाल्लाह एडवांस लेवल की जो आरओआई का फॉर्मेट है उसको भी डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर भी आरओआई कैलकुलेट करके देखेंगे। तो होपफुली ये जो वीडियो है ये आपके काम में फ़ायदेमंद होगी, आपके काम में आसानी लेके आएगी और आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में प्रोफेशनली अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बातचीत कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।